मोहन यादव जी के स्कूल से दोस्त हैं, तो जब आप उनके साथ मंच पर नजर आते हैं तो आपके ऊपर एक आरोप लगना शुरू हो जाता है कि आप भी शायद भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे मुंह पे कालिक पोत देना अगर किसी दिन हम बीजेपी में चले जाए। जब आप किसानों की बात करते हैं तो उज्जैन महिदपुर क्षेत्र में किसानों के क्या हालात हैं? 30 में से 29 सीटें इनको दी, उसके बाद आज किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों की जमीन बिक रही है। तहसीलदार का बाबू का भी रेट फिक्स है, नामांतरण कराना है तो 10,000 रुपए, बंटवारा कराना है तो 25,000 रुपए, रेट फिक्स है। सर क्या ये सब कांग्रेस के समय पर नहीं होता था? अब कांग्रेस का नाम लेना बेकार की बात है कि पूरा प्रशासन बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम करता है। चुनाव आयोग इनके पास है, न्यायपालिका इनके पास है, कार्यपालिका इनके पास है, सब तो इनके पास है। लेकिन सर लोकतंत्र है तभी तो आप खुलकर मंच पे बोल सकते हैं। नहीं, ये लोकतंत्र है ही नहीं। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने वाले सूत्र हाँ। बाद में लिख के देते कि 4 साल से बढ़े नहीं है। आपके जो प्रतिपक्ष नेता थे उन्होंने गिनती के लिए फिर से जब आवेदन दिया तो खबर आई कि आपने उस आवेदन को फाड़ दिया। 2-4-5 हजार वोट तो ये ऐसे ही लूट के ले जाते हैं कि अडानी ने 30,000 करोड़ रुपया दे दिया तो महाराष्ट्र जीत गए, 30,000 करोड़ रुपया 10,000 रुपया बिहार में डाल दिया तो बिहार जीत गए। ये तो बीजेपी की सरकार है क्या? अमित शाह और मोदी की सरकार है। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज फिलहाल आपका फिर से स्वागत करते हैं हम बतंगड़ की पॉडकास्ट सीरीज में, और आज हमारे बीच मौजूद है महिदपुर के एमएलए दिनेश जैन, जो 2023 के इलेक्शन में मात्र 290 वोट से जीते थे। ये 290 वोट लेकर आई उन्हें बॉस की उपाधि। चलिए जानते हैं कि ये जो महिदपुर के एमएलए हैं दिनेश जैन जी, इन्हें मध्य प्रदेश में बॉस की उपाधि क्यों दी गई, और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तानाशाही और कहीं सियासत चलती रहती है, इसमें गर्माहट को कैसे खत्म किया जा सकता है या इसकी गर्माहट कैसे सुरूर में चल सकती है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत करते हैं हम बतंगड़ में। सर सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आप मोहन यादव जी के, अगर मैं गलती ना करूं तो आप उनके स्कूल से दोस्त हैं, काफी समय से उनके साथ दोस्त हैं, तो जब आप उनके साथ मंच पर आते हैं या फिर उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं तो आपके ऊपर एक आरोप लगना शुरू हो जाता है कि आप भी शायद भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने आज तक उसके साथ कोई एक मंच भी साझा नहीं किया, एक मंच भी नहीं किया। एक जैन क्षमावाणी का उन्होंने प्रोग्राम रखा था उनके निवास पे जी। तो उसमें भी मैं गेस्ट के रूप में नहीं, एक सामान्य आदमी की तरह बैठा था। इसके अलावा मेरी आज तक किसी भी मंच पे उनके साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई है। और रही बात मेरा जाना आना, तो आज की तारीख में बीजेपी ही जा रही है तो मेरे को उसमें जाने की क्या जरूरत है? बीजेपी को भगाने के लिए हम बैठे हुए हैं, और ऐसी स्थिति नहीं है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाएंगे। आज ऐसी स्थिति है कि बीजेपी के लोग कांग्रेस में आने के लिए बैठे हुए। लेकिन सर हम लगातार देखते हैं, अभी आपने राघव चड्ढा का भी देखा होगा कि जो उनके साथ साथ और जो थे राज्यसभा में मिनिस्टर्स, वो सभी भाजपा में ज्वाइन हो गए। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कोई कमजोरी आ रही है या फिर अन्य पार्टियों में कि जो भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत होने वाली है कि इसको 10 से 20 सीटें भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों ने 29 में से 29 सीटें इनको दी और यहाँ पे 3/3 बहुमत दिया। उसके बाद आज किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों की जमीन बिक रही है, किसानों को राहत राशि नहीं मिल रही है, किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है जी। किसानों के गेहूं नहीं तुल रहे हैं, किसानों को सोयाबीन खराब होने के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है, किसान को बिजली के लिए उनके ऊपर इतना बिजली का बिल वसूलने के लिए सरकार उनके ट्रैक्टर्स को, उनकी मोटरसाइकिल्स को जब्त कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज तहसील कार्यालय में आप चले जाएं तो कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। तहसीलदार का बाबू का भी रेट फिक्स है, नामांतरण कराना है तो 10,000 रुपए, बंटवारा कराना है तो 25,000 रुपए, कोई छोटे मोटे नक्शे में हेर फेर कराना है, रेट फिक्स है। सर क्या ये सब कांग्रेस के समय पर नहीं होता था? नहीं, कांग्रेस के समय में सब चीजों की एक लिमिट थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं था, और कांग्रेस को तो लोग भूल गए थे। 25 सालों से इसकी सरकार है। अब कांग्रेस का नाम लेना बेकार की बात है। मैं जब से आया हूँ राजनीति में तब से मैं देख रहा हूँ बीजेपी की सरकार है। जो आज 25 साल का लड़का हो गया होगा
वो बीजेपी को ही देख रहा है। ये कांग्रेस की बात तो बेकार करते हैं। आज 25 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है, तो पुरानी चीजें कोई याद नहीं रखता है। 25 सर साल का जब लड़का है। कमलनाथ जी आए थे सत्ता में और अचानक से जब सरकार गिर गई थी, उस समय क्या हालात थे और आपको क्या लग रहा था? देखो, उस समय में भी जब सिंधिया जैसे लोग अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए देश को बेच सकते हैं, हम्म। वो खुद अपने प्रॉपर्टीज को, अपने महल को बचाने के लिए बिक गए। और ये इनकी गलत बात है। जब से दोनों मोदी जी और अपने अमित शाह जी आए, इन्होंने 2014 से ही देश को तानाशाही की ओर ले गए हैं। हम्म। ये अपने देश में 80-20% का रेशो है। 80% लोग बहुत कम एजुकेशन है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने देश की 5 स्वतंत्र संस्थाएं खरीद ली है। जब 5 स्वतंत्र संस्थाएं इनके हाथ में आ जाती है, तो फिर देश तानाशाही की ओर जा रहा है। और ये 14 से ही चालू है। लेकिन सर लोकतंत्र है तभी तो आप खुलकर मंच पे बोल सकते नहीं हैं। नहीं, ये लोकतंत्र है ही नहीं। कैसे मंच पे बोल सकते हैं? न्यायपालिका इनकी है, कार्यपालिका इनकी है, जी। प्लानिंग कमीशन इनका है, मीडिया इनका है। सर जब मीडिया लोग में क्या है? मीडिया, अभी कल ही मैं देख रहा था कि तेल, एक एक उदाहरण देता हूँ, लेकिन इन चीजों को समझने के लिए पब्लिक 80 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज ले रहे हैं। वो इस शैली को कैसे समझेंगे? पहले मीडिया ने दिया तेल, गैस, तेल और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने वाले सूत्र, हाँ। और बाद में लिख के देते कि 4 साल से बड़े नहीं है। 4 साल से बड़े नहीं बड़े, हाँ। मतलब ये बचाने की बात नहीं हुई। अगर दिमाग लगा के देखा जाए तो मीडिया क्या कर रहा है? एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे, इसके पीछे उनकी मंशा बताते हैं। यदि एक सूत्र बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, और फिर लिख रहे हैं 4 साल से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े नहीं हैं। मीडिया का फर्ज ये होता है कि वो विपक्ष सत्ता के खिलाफ बात करे तो प्रजातंत्र होगा। सत्ता का गुलाम बन के बात करे तो थोड़ी होगा। और गुलाम कौन? जो आपको तनख्वाह देगा, आपको उसकी बात मानना है। तो जो भी, उनको विष कन्या तक बोला जाता है। किन है? जो मैंने एक उसमें देखा था कि वो विष कन्या कभी किसानों की बात ही नहीं करती है। मैंने कहा, मैं ही चमक गया। मैंने कहा विष कन्या किसको बोल रहे हैं? देखा मैंने वो वीडियो, तो बोले विष कन्या केवल किसानों की बात ही नहीं करती है। हमारे 20-25 हजार रुपए कांदे के भाव हो जाते हैं तो मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि गरीबी, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। लेकिन हमारा जब गेहूं का भाव एमएसपी पे नहीं मिलता है, सोयाबीन का भाव नहीं मिलता है, बीमा नहीं मिलता है, मुआवजा नहीं मिलता है, राहत राशि नहीं मिलती है, तो ये विष कन्या कुछ भी नहीं बोलती है। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं। तो सर जब हम मीडिया की बात करते हैं तो क्या विपक्ष अपना रोल जो है अच्छे से अदा कर पा रहा है? जो उसकी कार्य प्रणालियां हैं, जिस तरीके से उसको उठाना चाहिए मुद्दे, वो कर पा रहा है? नहीं, डेफिनेटली उमंग सिंगार काफी दबंगता के साथ उठा रहा है। अभी वो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री उससे बोल रहे हैं बाहर भी निपट लेंगे तुमसे। हाँ। ये चवन्नी चोट भाषा और है। जो जीतू पटवारी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या वो सही से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, जिसमें जितनी क्षमता है हम्म। वो उतनी ताकत से अरुण अपने जीतू पटवारी जी बिल्कुल दबंगता के साथ आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल दबंगता के साथ किसानों की मांग उठा रहे हैं। 24 ही घंटे हम कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस को देखने पर कुछ ही चेहरे सामने आते हैं? उमंग सिंगार हो गए, जीतू पटवारी जी हो गए, सज्जन सिंह वर्मा जी हो गए, इसके अलावा कोई चेहरे क्यों नहीं दिखते? नहीं नहीं, चेहरे सब दिख रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने, क्योंकि इतने कांग्रेस का नेता अब सोच रहा है कि, और हम लोगों की भी एक ही प्लानिंग है कि अपनी विधानसभा पे रहकर किसानों की बात करो और वहीं पे अपना जमाओ, क्योंकि एंड लास्ट अपन को चुनाव जीतना है। बड़े लोग आंदोलन कर ही रहे हैं, बड़े लीडर, और जो हम लोग हैं, जैसे हम लोगों को हमारी विधानसभा देखना है, आसपास के जिले में कहीं भी आंदोलन हो जा रहे, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस बार क्या है, सब पब्लिक का सपोर्ट है। हाँ। इस बार कांग्रेस को, मतलब आपको पब्लिक के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है? पब्लिक कह रही है कि आप आंदोलन करो। अच्छा। पहले हम करते थे, लेकिन आज की तारीख में पब्लिक बोल रही है कि आप आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। तो सर जो आंदोलन का परिणाम है, क्या आपको सही परिणाम मिल रहा है?
कि या मैंने फिर सिर्फ ये आंदोलन होते रहते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम मैं सामने नहीं मैं आता? आपसे क्या कह रहा हूँ कि बहुत बारीकी से अगर अपन काम देखें जी। तो चुनाव के समय भी आप देखें तो बहुत सारी गड़बड़ियां ये करते हैं। इनके पर्यवेक्षक रहते हैं, इनके अधिकारी रहते हैं, इनके कर्मचारी रहते हैं, और सब पे इनका तानाशाही रवैया रहता है। 2-4-5 हज़ार वोट तो ये ऐसे ही लूट लूट के ले जाते हैं। हम्म। मैं 2 बार निर्दलीय लड़ा हूँ और 1 बार कांग्रेस से लड़के जीता हूँ। हम्म। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरा प्रशासन बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम करता है। जो 2-4-5 हज़ार की जो जीत है ना, वो तो इनकी मानो ही मत, वो तो तानाशाही तरीके से जीत लिए इन्होंने। और सर, जब आप तानाशाही की बात करते हैं, तो जब आपका 290 सीट से आप जीते, आपके जो प्रतिपक्ष नेता थे, उन्होंने गिनती के लिए फिर से जब आवेदन दिया, तो खबर आई कि आपने उस आवेदन को फाड़ दिया। नहीं नहीं, मैंने आवेदन को नहीं फाड़ा है। और जैसे ही वो दो जब मतगणना, जब काउंटिंग चालू थी, तो कोई बाहरी आदमी अंदर आ ही नहीं सकता है। एक आदमी वो तो बाहर रिकाउंटिंग के लिए बोल रहे थे ना? रिकाउंटिंग का जो लेटर लेके आया था, हाँ। जब बाहरी आदमी आ ही नहीं सकता है, जिसको भी कंप्लेन करना है, जिसको भी करना है, वो हाँ। वहीं पे करना हाँ। है। एक बाहर से 2 वकील आते हैं और एक आदमी आता है और 2 कागज उसको देता है। जी। और जब मैंने विरोध करा कि क्या है, तो बोले एक आपका भी है इसमें। मैंने कहा "ये कौन आया?" कलेक्टर से बोला कौन आ रहा है, क्या कर रहा है? हाँ। मैंने कहा मेरा है तो मेरे को दे। तो भाई सुर्खियों में आप छाए हुए थे कि आपने फाड़ने की कोशिश करी, नहीं नहीं उस पर क्या नहीं, कहेंगे? मैंने फाड़ा ही नहीं कागज। जी। मैंने तो मेरा कागज, जब 2 आदमी बाहरी आए और दे के गए, मैंने कहा ये कौन सा कागज दे रहे हो तुम? बोले कि हम्म। एक आप भी ले लेना इसमें से। हम्म। तो मैंने उससे एक मेरा ले लिया। अच्छा। सर, जब आप किसानों की बात करते हैं, तो उज्जैन महिदपुर क्षेत्र में किसानों के क्या हालात हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण के तहत कई सारे किसानों की जमीनों को लिया जा रहा है, कहीं लीज पर जमीनें ली जा रही हैं। तो इससे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या उनको मुआवजे, क्या उनको जो चीजें मिलनी चाहिए वो मिल रही है, या फिर ये केवल विनाश की ओर बढ़ रहा है? मेरी विधानसभा में 4 किसानों ने आत्महत्या की थी, और अच्छा। रिकॉर्डेबल है। अभी फिलहाल हाँ, वर्तमान में? सोयाबीन के सीजन में लास्ट अच्छा। 3 या 4 मंथ में। और फिर कलेक्टर के, मैंने आंदोलन किया तो कलेक्टर ने 2-2 लाख रुपया, वो जो कौन सा एक कोष होता है, उससे 2-2 लाख रुपए उन्होंने उनको दिए भी हैं। हम्म। और जो भी कारण, 4 ही कारण थे जो किसानों ने आत्महत्या की है, कि हमारी सोयाबीन की फसल बहुत कम हुई, हम्म। हमें भाव भी बहुत कम मिला, और मुआवजा भी नहीं मिला, और राहत राशि भी नहीं मिली, और बहुत कम, और कर्जा हमारे पे था, तो 4 किसानों ने आत्महत्या की, ये रिकॉर्डेबल है। हम्म। और रही बात पूरी, और शासन प्रशासन क्या कहते हैं, जब किसान आत्महत्या करता है तो उसको दबा दिया जाता है। हम्म। उसको ये आत्महत्या का कारण सोयाबीन नहीं रहा, मुआवजा नहीं रहा, गरीबी नहीं रही, वो कोई दूसरा कारण बता देती कि दारू बहुत पीता था, हम्म। कर्जा बहुत था, पारिवारिक टेंशन था। लेकिन ये सब चीज की जड़ यही है कि आर्थिक रूप से किसान बहुत कमजोर हो चुका है। 2,000-3,000 रुपए में अगर उसका गेहूं बिकता है और 5,000 में सोयाबीन बिकती है, 4 कुंटल की एवरेज अपने यहाँ पे वो फसल मिलती है, तो इतने कम पैसों में किसानों का उद्धार होना संभव ही नहीं, उसको आत्महत्या करना ही है। और सर, अभी जब विकास की ओर बढ़ रहे थे, तो मोहन यादव जी ने एक बात कही थी कि वो जिसकी भी जमीन लेंगे भूमि अधिग्रहण के तहत, उसमें उसको 4 गुना ज्यादा मुआवजा देंगे। लेकिन उस पे कांग्रेस के द्वारा बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि कर्ज जो माफ नहीं किया जा रहा है, और जो किसानों के साथ पहले हुआ उसका मुआवजा कौन देगा अभी फिलहाल। लेकिन हम वर्तमान पे क्यों नहीं बात करते? जब मोहन यादव जी ने 4 गुना मुआवजा देने की बात करी, तब क्यों कांग्रेस ने इसका विरोध प्रदर्शन किया? कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन बिल्कुल दबंगता के साथ किया। उसका कारण ये है कि 4 गुना देना, मतलब गाइडलाइन का 4 गुना कितना होता है? 1,90,000 रुपए की गाइडलाइन है। हम्म। 4 गुना उसको दे दिया तो 8 लाख रुपए हो गया। हम्म। और जमीन का भाव क्या है यार? 40 लाख रुपए बिका, 50 लाख रुपए बिका। अब 8 लाख रुपए उसको दे दिया तो किसान आत्महत्या करेगा कि नहीं करेगा? और यहाँ किसान के अमेरिका थोड़ी है कि 500 एकड़ 700 एकड़ के मालिक है। यहाँ पे 1 हेक्टर और 2 हेक्टर का मालिक हम्म। हम्म। किसान है यहाँ का। हम्म। और अमेरिका का 500 हेक्टर और 1,000 हम्म। हेक्टर का किसान है। इनको 3 करोड़ सब्सिडी मिलती है, और हिंदुस्तान में 2-2 हजार रुपया सम्मान निधि मिलती है। हम्म।
सर आपको 2000 क्या रुपए लगता सम्मान है निधि कि मिलती है। जो भारत है या मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब स्थिति किसानों की क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? सबसे खराब स्थिति इसलिए हो रही है कि जो किसानों का जो एमएसपी पे भाव नहीं मिलता है। और किसानों का उत्थान तभी होगा जब मेडिसिन खेती, लहसुन, प्याज, अदरक, सफेद मूसली, कमरकस, अश्वगंधा, इनके भाव जब 30-35 हजार हो जाता है, जैसे लहसुन का भाव, तो वो जी। स्थिर रहना चाहिए। एक बार 30-35 हजार होता है, फिर 5,000-7,000 हो जाता है। तो जो मेडिसिन खेती के भाव स्थिर हो जाएंगे तो किसान जमीन भी खरीद पाएगा और किसान आगे भी बढ़ जाएगा। और ये 3,000 और 6,000 भी अगर ये सोयाबीन और दे देंगे तो किसान आत्महत्या करेगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि रिकॉर्डेबल बोल रहा हूँ मैं, जी। आप भी स्टडी करें और हिंदुस्तान के लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि किसान, एवरेज किसान 3 और 6 बीघा जमीन का मालिक है, हम्म। रिकॉर्डेबल है, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर का। अब 2 हेक्टेयर जमीन है, मतलब 9 बीघा, 9 बीघा जमीन या 8 बीघा जमीन, 5 क्विंटल सोयाबीन भी उसमें होती तो 40 क्विंटल सोयाबीन हुई, मैं 2,40,000 रुपए की। और 1.5-2 लाख का गेहूं मान लो, 4-4.5 लाख रुपए, 8 बीघा जमीन, हम्म। तो 30-35 हजार रुपये महीना वो कमा रहा है। अब कैसे उसका उद्धार होगा, कैसे सब काम चला लेगा पूरा परिवार? और जमीनें बिक रही है, रोज 50 से 60 रजिस्ट्री हर तहसील में होती है, किसान बचा ही नहीं। किसान कौन बन गए पता है आपको? आईएएस सर अफसर। फर्टिलाइजर्स पे भी एमएसपी दी जा रही है, सबको मतलब मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल किया जा रहा है, चाहे वो यूरिया हो चाहे वो फर्टिलाइजर हो, तब फिर किसान को कैसे दिक्कत आ रही है? मैं बता रहा हूँ, किसान की बात तो करना मतलब किसान की बात जो ये कर रहे हो गलत है। हाँ। किसान को केवल गुमराह कर दिया जा रहा है। उसको इस पे नशे, कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस जो अपना फर्ज है निभा रही, इन्होंने पूरा एक जाल फैला दिया था धर्म का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, लाडली बहना का। ये चुनाव जीतती नहीं है, ये क्या बोलते हैं, तिकड़म लगाती है। जहां तक मेरी सोच है जी। कि अडानी ने 30,000 करोड़ रुपया दे दिया तो महाराष्ट्र जीत गए, 30,000 करोड़ रुपया, 10-10 हजार रुपया बिहार में डाल दिया तो बिहार जीत गए। यहाँ पे 1,500-3,000 की बात करके और लाडली बहना को दे दिए। नीतियां वीतियां कुछ भी नहीं है। ये बीजेपी की जो रणनीति है ना, ये मैं तीनों जगह चुनाव बताता हूँ, तीनों जगह कांग्रेस जीत रही थी, हरियाणा भी जीत रही थी। अच्छा। लेकिन किया क्या इन्होंने, वहां पे अडानी ने सहयोग कर दिया 20,000 करोड़ का, वहां पे तो 10 मतलब वोट खरीदे गए? खरीदने की कला है इनके पास। हाँ। और वो कलाकारी तभी आती है जब पैसा हो, तो सब कलाकारी आ जाती है। इनको मालूम है कि कैसे करना है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेंगे, कैसे भी ये कलाकारी ढूंढते ही रहते हैं। और इस हिंदुस्तान को बहुत गर्त में ले जा रहे हैं। हरियाणा, वहाँ 10,000 रुपये पहले अकाउंट में डाल देना लाडली बहना के, जी। और चुनाव जीत जाना। गरीबी बहुत है वहाँ। मध्य प्रदेश के अंदर 3,000 रुपए की बात करके और एक और चुनाव के पहले डाल दिए 1.5-2 हजार रुपया, हम्म। तो 2%, 3% वोट खिसक जाते हैं, तो चुनाव जीत जाते हैं। बाकी इनको कोई पब्लिक जिता नहीं रही है। ये तो देश में गंदगी फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये तीनों इलेक्शन ऐसे जीते हैं। हम्म। वहां पे अडानी ने दे दिया 20-30 हजार करोड़, 132 में से 100 सीटें जीत जाते हैं इनके अलायंस, 125 में से 110 जीत जाते हैं। तो सर जो वोट चोरी की बात की जा रही है कांग्रेस के ही द्वारा, ये कितनी सच है? वोट चोरी में बता तो रहा हूँ ये। और भाई जिन प्रदेशों में कांग्रेस जीत रही है वहां कहाँ जीत रही है, वो तो जब भगवान आप, पूरा, मेरा जीता मतलब जागता नहीं, उदाहरण है। वहां वहां जीत रहे हैं तो कैसे जीत रहे हैं? जब 10,000 15,000 वोट से भी ज्यादा अगर हम जीत रहे हैं, 20,000 वोट से अगर हम जीत रहे हैं, तो फिर हम 5,000 से जीत जाएंगे। अगर हम 12,000 वोट से जीत रहे हैं तो हम 3,000 वोट से हार जाएंगे। इनका कैलकुलेशन है। ये हम्म। बात बोलने में अच्छी रहती है, लेकिन अगर पूरा इसका रिसर्च करा जाए, ये तो जब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, इनके पास जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो अभी जो बंगाल में चुनाव हुआ, क्या लगता है आपको? क्या टीएमसी वापस आएगी, क्या कांग्रेस आएगी, मैं, या फिर भाजपा मेरा फिर? मतलब यही है कि अगर 25,000 का मार्जिन रखा होगा हम्म। जीत का, तो 5,000 से जीत जाएंगे। जी। बस इसमें आप सब समझ लें। अगर 25,000 वोट हमको ज्यादा लाना है उससे, हाँ। तो 5,000 से हम जीत जाएंगे। इतनी कलाकारी इनके पास है, सब चीज तो इनके पास है। हम्म। चुनाव आयोग इनके पास है, न्यायपालिका इनके पास है, कार्यपालिका इनके पास है, सब तो इनके पास है। 25,000 वोट से अगर हम जीत रहे हैं, मतलब 25,000 वोट हमको वास्तव में ज्यादा आएंगे, तो हम 5,000 से जीत जाएंगे, इसलिए जीत रहे हैं। बाकी ये तो कोई जीतने नहीं दे रहे हैं। तो अगर अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जीत ही नहीं रहे हैं, तो फिर नहीं,
ये जीतने ही नहीं देते हैं। जीतने ही नहीं देते, तो मतलब अगले इसलिए चुनाव नहीं देते में कि 25,000 वोट अगर हम लाए जी जीत के तो 5,000 से जीतेंगे। तो ये प्रजातंत्र क्या, जब तानाशाही हो रही है तो कैसे जीत पाएंगे? तो फिर अगले चुनाव में आप किस उम्मीद से लड़ना जाएंगे, जब आपको अब लगता है? हम ये सोच रहे हैं कि 25,000 वोट लेके आना है हमको, इनसे ज्यादा अच्छा 25 से 30,000 वोट लेके आना, और भगवान से भी विनती कर रहे हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, या फिर इन कुछ ऐसा का, जैसे लिखते हैं ना, जब कुछ भी नहीं होता है तो भगवान साथ जी देता जी है। जी। तो जब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े राजा और रंग भी खत्म हो गए, बड़े बड़े राजा रंग बन गए, हम्म। बड़े बड़े जिनके सूरज जिसका डूबता नहीं था वो भी खत्म हो गए, तो ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे। दोनों मतलब? अमित शाह और वो मोदी जी? मोदी, ये दो बीजेपी की सरकार है क्या? अमित शाह और मोदी की सरकार है, ये अच्छा। बीजेपी की सरकार नहीं है। और जब आप महिदपुर में काम करते हैं, विधायकी कांग्रेस की है और सांसद यदि हम देखें तो भाजपा का है, क्या कुछ चुनौतियां होती हैं या फिर सांठ गांठ में काम चलता रहता है? नहीं, कोई चुनौतियां नहीं, वो तो आते ही नहीं है, नहीं आते देखने? कुछ नहीं, बिल्कुल। बीजेपी के लोग तो बस धर्म की गंगा बहाते रहते हैं, और फील्ड में किसानों के लिए और मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ते रहते हैं, ये अंतर है आप दोनों कई सारे प्रदर्शन कर चुके हैं किसानों के लिए, में। कुछ आपको फायदा दिखा उसका? क्यों नहीं किसानों दिखा? तक कोई उम्मीद की किरण पहुंची क्या अब तक? मैं इसलिए कह सकता हूँ, मेरे को तो हमेशा फायदा मिला। मैं 13 में चुनाव लड़ा, कांग्रेस को 7,000 वोट आए, मेरे को 52,000 आए। हाँ। फिर 18 में चुनाव लड़ा, कांग्रेस की फिर जमानत जब्त हुई, मेरे को 55,000 वोट आए। फिर अभी चुनाव लड़ा कांग्रेस की, तो मेरे को 75,000 वोट आए, 290 वोट से जीत गया। तो मेरे काम करने से लोगों ने मेरे को तो चुना है, जी। मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, कांग्रेस में ही रहूंगा। कांग्रेस ने नहीं टिकट दिया तो भी कांग्रेस में ही रहा, और आज भी मरते दम तक भी कांग्रेस में ही रहूंगा, आप क्योंकि नहीं विचारधारा जाएंगे? कांग्रेस। नहीं नहीं नहीं, मेरे मुंह पे कालिक पोत देना अगर किसी दिन हम बीजेपी में चले जाएं, तो आपके इस माध्यम से बोल रहा हूँ मैं। जी। मेरे को नफरत है, जो जहर उगलते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। चुनाव एक अलग बात है, लेकिन जो लोग नफरत फैलाते हैं, नफरत की बात करते हैं, उन लोगों को मरना पसंद है, लेकिन उस पार्टी में जाना पसंद नहीं है। सर अंत में हम यही कहेंगे कि आप मध्य प्रदेश के किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आप लगातार जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने कुंभकर्णीय प्रदर्शन भी किया था जो मीडिया की में सुर्खियों में रहा, तो क्या आपको लगता है कि सरकार वाकई उस कुंभकर्णीय नींद से जागी? मैं आखिरी में किसानों के लिए यही बोलूंगा कि किसानों को 4,000 रुपया गेहूं का भाव मिले, हाँ। किसानों को 6,500 रुपये के आसपास एमएसपी पे सोयाबीन का भाव मिले। किसानों की जब फसल खराब हो तो 500 करोड़ रुपया बीमा कंपनी कमाती है हर 6 महीने में, वो 500 करोड़ रुपए सरकार को सद्बुद्धि दे कि वो 500 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों को नहीं देते हुए सरकारों में बांट दे। राहत राशि अगर किसान की फसल खराब होती है तो राहत राशि बांट दे, जो आपदा प्रबंधन कोष में रहती है। और किसानों की स्थिति बहुत बेकार है सर, भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे और किसानों के लिए ये जो उसका हक है उसको ये दे दे तो अच्छी बात है। आपको नहीं लगता कि सरकार कुछ कर रही है किसानों के लिए? अहंकार में डूबी हुई है, अहंकार में डूबी हुई है जो सरकार, अहंकार में डूबी, वो आपस में लड़ रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि बस भगवान का नाम ले लेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बता देंगे, हम्म। बांग्लादेश बता देंगे, चुनाव जीत जाएंगे, साधु संतों की महफिल, साधु संतों के व्याख्यान करा देंगे। इनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, किसानों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन स्थिति बहुत विस्फोटक है इस बार। किसान खुद आगे रह के हमसे बोल रहे हैं कि आप आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। सर अभी कुछ महीनों पहले, दिनों पहले ही सोयाबीन और गेहूं के लिए बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी थी किसानों के बीच। उनका गेहूं नहीं बिक रहा था जितना उनको चाहिए था, मतलब जितने में बिक सकता था। उस समय क्या हालात थे और क्या सरकार ने सही रूप से उस कार्य को किया? क्योंकि वो अब जो मामला है वो पूर्ण रूप से दब चुका है। अभी भी चल रहा है, आज भी मैं आंदोलन करके आया हूँ। हम्म। मेरा सोशल मतलब मीडिया अब तक किसानों को जो मिलना चाहिए, जो जिसके वे हकदार हैं, उनका नहीं मिल रहा। इनके पास न वेयर हाउस की व्यवस्था है, जी। न बारदान की व्यवस्था है, न फंड की व्यवस्था है। ये स्लॉट बुक करते हैं, अभी 8-10 बीघा जमीन वाले 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर वालों के स्लॉट बुक करे थे, वो छोटे किसानों के। जी। अब बड़े किसानों के स्लॉट बुक इन्होंने 2 दिन पहले से चालू किए हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है एक एक वेयर हाउस पे, जब इनका तोल का केंद्र है, 150-150 से 200 लाइन में खड़े हुए हैं, और 30 से 40 ट्रैक्टर को ये तोलते हैं।
100 ट्रैक्टर बैलेंस में खड़े रहते हैं, कहीं बारदान की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे वेयर हाउस फुल हो गए हैं, परिवहन की व्यवस्था नहीं है, कहीं दूसरी जगह तुलवाने की व्यवस्था नहीं है। फिर इनको ये भी जरूरी है कि गोडाउन में भर के वहां से रिसिप्ट लेना होगी तो पेमेंट मिलेगा। तो ये पूरी अव्यवस्था फैली हुई और किसान काफी परेशान है। सर किसान जो होता है मतलब सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी होती है एक तो मिट्टी और दूसरा पानी। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में और हमारे मध्य प्रदेश में मिट्टी और पानी सुरक्षित है किसानों के लिए भी और आम जनता के लिए भी? मिट्टी और पानी मतलब इतनी एडवांस खेती तो होती ही नहीं है। अगर मिट्टी का भी परीक्षण सही हो, पानी का भी परीक्षण सही हो, तो जो इसराइल की बात करते हैं, तो वास्तव में इसराइल में 30 से 40 कुंटल सोयाबीन हम्म। होती है और गेहूं भी होता है। वो बहुत ही अति आधुनिक तरीके से वो लोग करते हैं। इतने जो वो डेजर्ट है, लेकिन वहाँ 13 इंच बारिश में भी तीनों फसल लेते हैं। हम्म। 13 इंच बारिश में तीनों फसल लेते हैं, हम्म। 14 इंच में ले लेते हैं। अपने यहाँ 26 इंच बारिश होती है, मिनिमम से मिनिमम 35, 40, 50 तक भी हो हम्म। जाती है। सब सरफेस फ्लो होकर पानी नदियों में बह जाता है। ना कोई रिचार्जिंग की व्यवस्था है, कोई एडवांस तकनीकी कृषि के लिए नहीं है। हम्म। सब पानी बह के चला जाता है। उसके बाद रिचार्जिंग फैसिलिटीज नहीं है। उसको ड्रिलिंग करना, सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लॉइटेशंस करना, ये बहुत सारी आधुनिकता है, लेकिन किसानों के पास आधुनिकता का कोई कालम नहीं। अभी भी अपन वो पराली के लिए जला देते हैं जी और सुप्रीम जी कोर्ट जी कर जी रहा है। जी तो आप कितने साल पीछे हैं? जी बिल्कुल। अभी वो जला रहे हैं, हाँ सैटेलाइट से हम देख लेते हैं और दंड दे रहे हैं पांच हाँ हाँ हजार हाँ 4,000। हाँ। तो बदमाशी नहीं तो और क्या, सैटेलाइट से सब दिख जाएगा। हम्म। मालूम पड़ेगा कि सब 1,000 किसानों को ही नोटिस देना, 10 को क्यों दे रहे हम्म। हैं? 1,000 को ही दो, या फिर उनको ऐसी फैसिलिटी दो कि वो अपना काम जलाए नहीं। जब तुम आधुनिकता की मतलब बात। जो सरकार है वो खोखले वादे करती है और वो जिस तरीके से सुविधाएं उनको देनी चाहिए किसानों तक पहुंचानी चाहिए या आम जनता तक पहुंचानी चाहिए वो नहीं पहुंचा पा रही है। मैं कह रहा हूँ, बात करना अलग बात है, करना अलग बात है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना अलग बात है। अब शिवराज जी से और अभी मोहन। आपने जबलपुर क्रूज का मामला देखा जहाँ पे वो कुछ लोगों की शव मिले हैं, बहुत सारे लोगों का एक एक्सीडेंट हो गया, हादसा हुआ। तो उस दौरान मोहन यादव जी तुरंत अभी पहुंचे हैं वहां पे, लोगों से संवेदनशीलता दिखा रहे हैं और भी कई सारी चीजें कर ये रहे हैं। सब बड़ा दुखद विषय है, और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि ऐसा हो नहीं। और उसके बाद राजनीति करना बेकार है। व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए, जी ताकि ऐसी मौतें नहीं हो। लाइफ जैकेट पहले से ही बांध के रखना था। एक कुल मिला के प्रशासन को सख्त होना चाहिए ऐसी जगहों पे। जी। बाकी इसमें किसी की गलती निकालना करना बेकार। मैं देख रहा था वीडियो कुछ समय पहले का, तो जी किसी जी। के पास भी लाइफ वो जैकेट्स नहीं थे। लाइफ जैकेट्स नहीं थे। जी। तो ये गलती वहाँ पे जो लोग हैं। मैं भी एक बार गया था इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे पहले हमारे को पैक किया, हमने कहा नहीं 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 नहीं। तो पहले लाइफ जैकेट से किया, उसके बाद हमको अंदर बैठने दिया। अच्छा। इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सब दूर हम गए जहाँ जी पे भी, जी जी। तो सब दूर हमको पहले किया और अंदर जाने दिया। बच्चों ने निकालने भी लगा तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये व्यवस्थाओं की बात होती है। अगर वो जैकेट होते तो कोई बात ही नहीं होती। जी। लेकिन बहुत ही खतरनाक हादसा है आज। वो इतने मासूम से बच्चे और इतने अच्छे कपल्स उसमें दिख रहे थे, और वो एकदम सोचने में आ रहा है कि यार वो मर गए। हम्म। बड़ा बड़ा खराब सा लग रहा है। अब ये नेतागिरी बेकार की बातें, मतलब जाना आना सब। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और राजनीति के कई सारे खुलासे भी हुए और आपने कई सारी ऐसी चीजें बताई जो वाकई किसान हमारे देश में पीड़ित है और उसे जो उसका हक है वो नहीं मिल पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी किसानों को उनका हक मिले और जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल हों। साथ ही हमारी जो सरकार है वो भी सुने और किसानों तक उनकी उम्मीद जो की जा रही है, उनसे उम्मीद की जा रही है, वे उस उम्मीद पर खरे उतरे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करी राजनीति पर भी, कांग्रेस की राजनीति पर भी, साथ ही सियासत इतनी गरमाई क्यों रहती है उस पर भी, और क्या कुछ अगले चुनाव में कांग्रेस के दावे होंगे और कांग्रेस क्या कर पाएगी और क्या मध्य प्रदेश में वापस कांग्रेस आ पाएगी, इसको लेकर के। ऐसे ही पॉडकास्ट को देखने के लिए जुड़े रहिए बतंगड़ के साथ। मैं हूँ श्रुति जैन, धन्यवाद।